Very sweet good morning, everybody. Good morning to all of you. My dear guys, today I am present before you on the basis of a new topic concerning to current topics on the basis of Indian economy. Not only it's based on the basis of Indian economy, but also world's and global economy we will discuss. Okay. तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो मैं आपके सामने जो लेक्चर देने जा रहा हूँ, यह लेक्चर हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो आपको आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट, जो साल में 2 रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, एक आपको मार्च में प्रस्तुत किया जाता है और एक हमारा अक्टूबर के अंत में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो आज का हमारा विशेष जो होगा, आज की जो चर्चा हमारी होगी, यह एनालिसिस होगी, एक एनालिटिकल होगी कि आईएमएफ ने वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उनका एनालिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के क्या जीडीपी होंगे, कहाँ कितना रिसेशन में होगा, कौन सी इकोनॉमी कितने परसेंटेज के साथ वो इंक्रीज करेगा या डिग्रेड करेगा। ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी अफेयर्स वी विल डिस्कस हियर। ओके, तो माय डियर गाइस, थोड़ा समटाइम्स अदर वी कैन गेट कंफ्यूज। ओके, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास 2 रिपोर्ट आती है। एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक जो होता है, यह हमारा आईएमएफ के द्वारा पब्लिश होता है। वो भी मैं बता रहा हूँ 2020 का एकदम अपग्रेड, अभी जो हमारा अप्रैल में आया है। ठीक है, जैसा कि 14 अप्रैल को जो गीता, वहाँ के जो कह सकते हैं कि आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, गीता गोपीनाथ, तो उन्होंने 14 अप्रैल को जो उन्होंने एक आर्टिकल दिया है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी किस तरह से रिसेशन की ओर जा रहा है, क्राइसिस की ओर आ रहा है, उस पर भी हम भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग याद करेंगे कि आईएमएफ के द्वारा जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश होता है, जबकि वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो 2 चीज याद रखिएगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी जो हमारा फंड होता है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता है, और वर्ल्ड बैंक जो होता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि दोनों जो है, सबसे पहले दोनों की जो स्थापना हुआ था, वर्ल्ड बैंक हुआ तथा या आपका आईएमएफ हुआ। ठीक है, ये दोनों की जो स्थापना हुई थी, दोनों की स्थापना एक ही साथ हुआ था। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आपको चर्चा कर देते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले 1944 ईस्वी में 1944 में, ठीक है, कहा जाता है कि एक जुड़वा भाइयों का या जुड़वा बहनों का जन्म हुआ था। एक हमारा आईएमएफ था, एक हमारा वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो होते हैं, सबसे पहले याद रखें कि ये हमारा एक कैटेगरी जो होता है, जिसको हम लोग आईबीआरडी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमारे पास 5 संस्थाएं हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1944 में सबसे पहले ब्रेटन वुड कमेटी एक गठित हुई थी। ठीक है, उस कमेटी के कॉन्फ्रेंस के आधार पर सबसे पहले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का विचार आया था। ठीक है, तो दोनों को विचार जो था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इसके पीछे रीजन ये थे कि जैसे हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, तो पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चरमरा गई थी। मतलब वी कैन सी द financial conditions and the social condition, eco condition, each and every conditions of worlds, okay, was completely derailed, okay, after first world war, जो 1914 से 1918 चला। तो उस समय वर्ल्ड में शांति को सेटअप करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले लीग ऑफ नेशन वाज स्टेब्लिश 1919, ओके, और वही जाकर के आगे हमारा जो है 1945 से 24 अक्टूबर 1945 को उसी को एक नया फॉर्म दी गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे उस समय। जो 1950 के बाद ऑर्गेनाइजेशन शब्द भी हट गया, तब यूनाइटेड नेशन केवल बच गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गए, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार वर्ल्ड economy in world also perceived about that some organizations, some institutions must be established having different as a motto of to the pacifications to the people on the basis of socio-economic culture and different ideology which must be understood, which must be accelerated by the people of the world। ठीक है, तो वो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एनालिसिस की गई, उस आधार पे हमारे यहाँ 2 मतलब वर्ल्ड स्तर पे देखा जाए तो ब्रेटन वुड कमेटी की सिफारिश के आधार, रिकमेंडेशन के आधार पर, कॉन्फ्रेंस के तहत 2 ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है। ठीक है, अब दोनों में अंतर ये होता है, सबसे पहले अभी याद रखें कि अभी आईएमएफ का जो टोटल मेंबर कंट्री हुआ 89 है, 189 कंट्री है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक जो होती है, दोनों अपना एक मेंबर कंट्री जिनके होते हैं, सदस्य राष्ट्र होते हैं, उन्हीं को ये लोन देता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन दोनों में समस्या क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो होता है सॉफ्ट लोन देता है और आईएमएफ जो होता है हार्ड लोन देता है। एक चीज पॉइंट मस्ट बी नोटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये क्या हुआ। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आईएमएफ वर्ल्ड जो था, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड था, इट वॉज क्वाइंड इन दिस आइडिया
the conceptualizations of IMF was completely given by हैरी डेक्स्टर वाइट, ध्यान दीजिएगा, हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनार्ड केन्स, दोनों का नाम याद रखिएगा। तो हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्स दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने IMF का विचार लाए थे। और आपको जॉन मेनार्ड केन्स के दो जगह और इकोनॉमी में नाम जुड़ता है, जैसा कि आप देखिएगा मैक्रो इकोनॉमी की जब बात होती है तो मैक्रो इकोनॉमी was also compiled and given the idea of macro economy was John Maynard Keynes, and if you are talking about the mixed economy of the world, ठीक है, तो यदि हम मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड की भी चर्चा करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा ही दिया गया था। इज इट ओके? तो इस आधार पे चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब वर्ल्ड बैंक और ये हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले इनकी जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और उसी समय कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फाउंडिंग नेशंस एंड मेंबर कंट्री ऑफ IMF, और भारत उस समय जब IMF का गठन 1945 में हुई थी उसी समय से भारत इसका एक सदस्य राष्ट्र भी है, ठीक है। और इसकी जो हेड क्वार्टर है आपको वाशिंगटन DC अमेरिका में USA में पड़ जाती है, ठीक है। और इसका क्या काम क्या था, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वर्ल्ड में जो हम कह सकते हो फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल प्रमोशन जो होती है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना किया गया था, ठीक है। जिससे कि वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी, ठीक है, तो जितने भी कह सकते हैं कम्युनिटी नेशंस थे, इसके जो सदस्य राष्ट्र थे वो सारे ने फंडिंग एकत्रित किया, और जो राष्ट्र को जितना भी आवश्यकता हुई एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट टू इस्टेब्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाय विच दोज कंट्री कैन अपग्रेड एंड इमर्ज डे बाय डे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसकी गठन हुआ, इसकी फंडिंग भी हो गई, ओके। तो इसका मेन मोटो था। अब इसका क्वेश्चन दो चार आपसे पूछ सकता है कि इसका सदस्य राष्ट्र भी हमने बता दिया कि भाई वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र जो है वह 89 है, ठीक है। और इसकी याद रखिए इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है IMF का वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, और अभी इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वह क्रिस्टेलियन जॉर्जिएवा है, ठीक है। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो गीता गोपीनाथ जी हैं, ठीक है। तो ये और इसकी जो आप कह सकते हैं जो मेन ऑर्गेन्स कह सकते हैं ऑफ IMF, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। इज इट ओके? तो देखिएगा क्या सबसे पहले क्या हुआ कि इसकी हम थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूँ कि जो कि अभी रिपोर्ट में 14 आपको अप्रैल को, ठीक है, गीता गोपीनाथ जो चीफ इकोनॉमिस्ट वहाँ की हैं IMF की, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है IMF के तहत। उन्होंने लिखा कि वर्ल्ड विल वेरी लाइकली टू एक्सपीरियंस वर्स रिसेशन सिंस द 1930। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1929-30 का जो दशक था वह ग्रेट डिप्रेसिएशन का डिप्रेसिएशन का एक माहौल पैदा हो चुकी थी, जिसको हम लोग आर्थिक मंदी कहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक मंदी, तो ऐसा लगता है कि वो जो आर्थिक मंदी 1929-30 में हुआ था, और यह अभी जो कोरोना की जो समस्या चल रही है, कोरोना की समस्या के कारण जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था जो एकदम चरमरा गई है, ऑल ऑफ द नेशंस ऑल आर फेसिंग अ चैलेंज, दिस इज फॉर कोविड-19। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं सभी कोविड-19 को जिस तरह से सामना कर रहे हैं, और जिस तरह से इसका एक बहुत बड़ा, जैसे लॉकडाउन, हम भारत की बात करते हैं, बिकॉज मेरा जो हम लोग का मेन लेक्चर होगा, हम लोग सभी इंडिया से ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंडिया से ही आएंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ क्या हुई, जैसे लॉकडाउन हो गई तो लॉकडाउन में जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थे, या हम माल ढुलाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज इज कम्प्लीटली सस्पेंडेड टिल 3 मई, ठीक है। तो 3 मई तक इसको पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। जैसा कि पहला जो लॉकडाउन की जो सिफारिश है आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, भारत में सबसे पहले 23 मार्च को आया, 24 मार्च से पूरा लॉकडाउन हो गया, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा जो अभी समस्या आ रही है, आपको मैं बता दूं, इसका सबसे बड़ा समस्या में यहाँ तक तो ये आ रही है कि लगभग 40 करोड़ हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या का 40 करोड़ ऐसी जनसंख्या होंगे जो बेरोजगार होने के कगार पे आ गए हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट में ये भी दर्शाया जा रहा है। और उतना ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि 40 करोड़ में या तो कम्प्लीटली बेरोजगार, या तो उनकी बैंक मतलब जॉब से निकाल दिया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाए, या उनके पास किसी भी प्रकार की जो रोजगार की जो आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ये सारे के सारे वो कहीं ना कहीं और लैकनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं लूज कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक समस्या है। तो उन्होंने कहा कि ये 1930 ईस्वी में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, रिसेशन हुई थी, उससे भी बड़ा संकट अभी वर्ल्ड के सामने आ चुकी है, ठीक है। और इस आधार पे उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शंस को दिया है। ग्रोथ प्रोजेक्शन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा जो अप्रैल को दिया गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा है। ये पॉइंट मस्ट बी नोटेड। तो इसमें आप थोड़ा सा एक इसका जो डेटा होगा, डेटा को आप लोग इकट्ठा याद कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 भागों में क्या है, एक ग्लोबल इकोनॉमी है, यानी वर्ल्ड की इकोनॉमी का हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एडवांस्ड इकोनॉमी। एडवांस्ड इकोनॉमी का मतलब जैसे अमेरिका का हुआ,
इंग्लैंड का हुआ, रसिया का हुआ, तो ये सारे जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो डेवलप्ड इकोनॉमी को हम लोग एडवांस्ड इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा इमर्जिंग मार्केट्स या इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज होते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में जैसे चाइना का कह सकते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है जैसे इंडिया का कह सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। जो तीनों भागों में बांटे गए हैं वो ग्रोथ प्रोजेक्शंस 2020 के रूप में बांटे गए। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस आधार पे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है कि कोविड-19 के कारण वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था का विश्व की जो जीडीपी होगा वह विश्व की जीडीपी माइनस में 3% जाने वाली है। यह एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात, क्योंकि हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी, रिसेशन के बाद 1930 के बाद भी ऐसा स्थिति नहीं है। या हम बात करते हैं 2008 में, जिस तरह से हमारे भारत में, ठीक है, 2008 में जिसको हम लोग लेहमन संकट कहते हैं, तो इन 2008 इंडिया वाज आल्सो इन द रिसेशन है, इंडिया वाज आल्सो फेसिंग अ रिसेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ओके। तो 2008 में भी भारत इस तरह की समस्याओं से जूझा है, विश्व भी इस तरह की समस्याओं से 2008 में जूझा है, जिसके कारण उसका नाम दिया गया था लेहमन क्राइसिस भी नाम दिया गया था, ठीक है। तो देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि 2008 की जो हमारा लेहमन क्राइसिस थी, उस समय यदि आप देखेंगे तो अभी जो एक नया रिपोर्ट आया है, जो नेशनल लीड डिस्पैच सेंटर के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है उसके आधार पर दिया गया है कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो खासतौर पे हम कह सकते इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हमारे यहाँ पूर्ण रूप से फॉल डाउन हो गया है, 26% हमारे यहाँ गिरावट इसकी हो गई है। लेकिन यदि हम 2008 की क्राइसिस की बात करते हैं, लेहमैन क्राइसिस की बात करते हैं, तो 2008 में किसी भी प्रकार के इस तरह की चीज़ों पर बहुत सारे चीज़ थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ थे, प्रोडक्शन की चीज़ थे, यातायात की चीज़ें थे, ठीक है। आप तो ऐसे सारे चीज़ों पर, या कंपनी फैक्ट्री की हम बात करते हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस सेक्टर की बात की, ये सारे चीज़ों को नहीं बंद किया गया था, एक चीज़ याद रखिएगा। और जिसके कारण वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में इतने बड़ा निगेटिव इफेक्ट नहीं आया था, जो कि अभी कोविड-19 के कारण आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो 19 का है, यह विश्व की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से, मतलब इसको एक सही अस्तित्व में आने के लिए अच्छा खासा समय लग सकता है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो ग्लोबल इकोनॉमी में दिखा रहा है कि पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी का जो जीडीपी होगा वह -3% जाने की कगार पर है। जैसा कि देखिएगा कि 2019 में जो था, ठीक है, पहले हम वर्ल्ड की और सभी को पहले हम जीडीपी बता देते हैं कि दुनिया में क्या होगा। तो जितने भी ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में 3% हमारा माइनस में जाने की है। जो एडवांस्ड इकोनॉमी हमने बताया, जैसे अमेरिका का है, जैसे रसिया का है, जैसे ब्रिटेन का है, जैसे कनाडा का है, तो इस तरह के जो इकोनॉमी है, ये सारी इकोनॉमी हमारे एडवांस्ड इकोनॉमी आते हैं, ठीक है। तो वहां पर -6.1% होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, तो इस तरह के जो इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, यहाँ पर -1% होने के समस्या आ रही है। अब उसके आधार पर देखिएगा, जैसे हम 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में ये जो था प्लस, मतलब पॉजिटिव में था। वर्ल्ड की इकोनॉमी देखते हैं तो वर्ल्ड की इकोनॉमी 2.9% थी, ठीक है। एडवांस इकोनॉमी देखते हैं तो 1.7% थी, और इमर्जिंग इकोनॉमी देखते हैं तो 3.7% थी, ठीक है। और वही 2021 की यदि चर्चा करते हैं तो सोचने वाली बात है कि अभी हम 2019 की डाटा जो देखे उसमें 2.9 हमारा वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, और जो 2021 में 5.8 होने की संभावना है। लेकिन यदि हम ये माइनस के बाद, निगेटिव होने के बावजूद की मैं बात कर रहा हूँ, और 2021 में एडवांस इकोनॉमी की चर्चा करना चाहेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर 4.5%, 4.5% हमारा होने की संभावना है। लेकिन जो इमर्जिंग की बात करते हैं, जैसे भारत, ये सब की बात किया, तो यहाँ पर 6.6 होने की संभावना है, ठीक है। और इस आधार पर एक आपको डेटा याद रखिएगा, जैसे वर्ल्ड आउटपुट रिपोर्ट जो दे रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको एक पैरामीटर दी गई है, ठीक है। जैसे 2019 में 2.9 था, 2020 में -3.0 यानी -3% भी हमने बताया होने की संभावना है, और 2021 में 5.8 होने की संभावना है, ये हमने बताया। तो उस आधार पर देखा जाए तो जो एडवांस इकोनॉमी 1.7 2019 में थे, और 2020 में -6.1% हो जाएंगे, और 2021 में 4.5 होने की संभावना, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी स्थितियों में अभी भी देखा जाए तो जिस तरह से भारत का अभी भी जीडीपी देखेंगे तो चाइना से हमारा अभी भी बेहतर है, ठीक है। क्योंकि चाइना का जो है हमारा 1.2% से उसका इंक्रीमेंट कर रही है,
और भारत का जो है 1.9 लगभग जा रही है। ये भी अभी सोचने वाली बात है, इस आधार पर हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ प्रोडक्शन, जिस तरह से हमारे यहाँ कंपनियां, जिस तरह से हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर को कंप्लीटली क्लोज डाउन कर दी गई है, लॉकडाउन की स्थिति में डाल दी गई, इससे हम ये तो जरूर कह सकते हैं जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होंगे ना, वो प्रोडक्शन बहुत अच्छे मात्रा में नहीं हो सकते, जिसके कारण एक चाइना, एक जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं चाइना हमसे आगे निकल जाएगी और उनकी जो वर्ल्ड अर्थव्यवस्था के जो उनकी ट्रेड मार्केट का जो उनका, या कह सकते हैं ट्रेडिंग का जो उनका आउटपुट होगा, वो नो डाउट हमसे उनकी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस के कारण जो भी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है, इस वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा यदि निगेटिव स्थिति गई है और सबसे ज्यादा रिसेशन की स्थिति यदि गई है, तो याद रखिएगा इटली और स्पेन की गई है। जैसा कि आप देखिएगा कि 2019 में इटली 0.3% था और स्पेन 2.0% थी, जो कि 2020 में ये दोनों की अर्थव्यवस्था माइनस में, हम बात कर रहे हैं इटली की, तो इटली के माइनस में 9.1 चला जाएगा, स्पेन का -8% जाएगा, और जो कि 2021 की यदि हम बात करते हैं तो 2021 में इटली 4.8 पर हो जाता है और स्पेन 4.3 पे चला जाता है। इससे ओवरऑल डिस्कशन से इतना तो स्पष्ट हो जाती है कि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में यदि सबसे ज्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है तो वह हमारा इटली तथा स्पेन की स्थिति पे पड़ती है। ठीक है, यदि हम इमर्जिंग की बात करते हैं तो इमर्जिंग में देखिएगा कि इमर्जिंग इकोनॉमी में हमारा चाइना जो है, ठीक है, 2019 में चाइना का 6.1% था, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के कारण इसका 1.2% चल जाएगा निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, 1.2 माइनस में जाएगा निगेटिव। और इसका 2021 की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि यदि ये हमारा 2020 में एनीवे कोरोना वायरस का प्रभाव यदि समाप्त हो जाता, मई तक समाप्त हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था -1.2% रहेगी और 2021 में इसका 9.2% पॉजिटिव जा सकता है। लेकिन यदि ये लंबा समय तक रहा तो इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था से भी यदि बेकार की स्थिति कर रहे हैं, वर्सन की स्थिति यदि कर रहे हैं, तो चाइना की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का 2019 की मैं डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2019 में इंडिया का 4.2 था। ठीक है, और 2020 अभी जो नेगेटिव प्रभाव चले इसमें हमारा इंडिया का अभी भी चल रहा है 1.9% का, और जो आपको देखा जाए तो 2021 में भारत 7.4 पर चल जाएगा और चाइना 9.2 पे। देखिए, तो इससे क्या हुआ, जिस तरह से भारत में पूरी की पूरी चीजों को क्लोज कर दी गई, ठीक है, प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी फैसिलिटी हैज बीन कम्प्लीटली अंडर लॉकडाउन। ठीक है, और चाइना में बहुत सारी चीजों, वहां पर इंडस्ट्री सब स्टार्ट कर दिए गए हैं, बहुत सारे वहां प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो इस आधार पर उसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होगा, उनसे जो उनके पास आउटपुट होंगे, इनकम होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर लेगा। और एक चीज इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करने वाली बात है, पूरे जो हमारे सर्वे आया है, इस सर्वे से पॉइंट आउट ये करने वाली है कि आईएमएफ के टोटल 189 कंट्री इसका मेंबर कंट्री है। ठीक है, और 189 में से ये आपको सर्वे में आता है कि देखा जाए तो 10 मेंबर जो कंट्री हैं, इसके 10 में से 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके यहाँ अर्थव्यवस्था कंप्लीटली हम कह सकते हैं स्पॉइल्ड हो चुका है या डीरेल हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा इसके आधार पर क्या क्या देता है। तो जैसा कि हम यदि 2020-21 की बात करते हैं तो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था का एक निगेटिव जो हम कह सकते हैं पैंडेमिक जो क्राइसिस होगी, ठीक है, वह लगभग $9 ट्रिलियन का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पे लगभग इसका निगेटिव जो इफेक्ट होगा, और या जो ट्रेड की बात हम कर रहे हैं तो $9 ट्रिलियन का इसका एक निगेटिव यानी मार्केट रिसेशन की ओर चला जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, और जिसके कारण कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, उन्होंने ये इसके दौरान कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे हैं जिसको नाम दिया गया ग्रेट लॉकडाउन 2020 वर्सेज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2020। इट इज ट्रू, नो डाउट। ठीक है, यह सत्य है कि ग्रेट लॉकडाउन न केवल भारत में, तो हम देख रहे हैं कि विश्व के 200 कंट्रियों में है, तो भैया ग्रेट डाउन है ही, इसमें नो डाउट। और साथ ही साथ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी सत्य है कि विश्व के लगभग पूरा का पूरा हम देश कहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगभग पूरी की पूरी देश इसके चंगुल में आ चुके हैं, इस समस्या के कह सकते हैं कटघरे में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, तो उस आधार पर यदि ग्लोबल क्राइसिस हम 2008 की स्थिति को अभी हम 2020 की स्थिति में देखें तो थोड़ा आप डेटा को याद करिएगा। ठीक है, तो यदि हम ग्रेट लॉकडाउन की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रेट लॉकडाउन में आप माइनस में चला जाता है। ठीक है, आपको इमर्जिंग कंट्री जो है, इमर्जिंग कंट्री जैसे हम भारत की बात करते हैं, चाइना की बात करें, ठीक है, तो ये सब में -1 पॉइंट समथिंग चला जाता है। ठीक है,
1 पॉइंट समथिंग 1.2 1.3 जाता है। लेकिन जो हमारे पास ग्रेट लॉकडाउन यानी एडवांस जो इकोनॉमीज हैं, एडवांस इकोनॉमी की तो और ज़्यादा स्थिति गंभीर, उनकी निगेटिविटी जो है वह लगभग -6% तक जा रहा है। ये बहुत कह सकते हैं कंसिडरेबल मैटर है, ठीक है। कि जो एमर्जिंग कंट्री है, एमर्जिंग कंट्री का 1.2 माइनस में जाने की संभावना है। लेकिन यदि हम वर्ल्ड के वैसे जो डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं, उनकी -6% जाने की संभावना है। लेकिन वही यदि हम 2008-9 की जो क्राइसिस हुई थी उस आधार पे देखते हैं, तो 2019 था, सॉरी 2020 की था। लेकिन यदि हम उस समय की स्थिति देखते हैं तो उस समय जितने भी एमर्जिंग कंट्री थे वह एमर्जिंग कंट्री आपको पॉजिटिव में थे, ठीक है। पॉजिटिव में आपको लगभग 2.3 2.4 जा रहे थे। और जितने भी एडवांस्ड इकोनॉमी थे, ठीक है, वह एडवांस्ड इकोनॉमी आपको माइनस आप कह सकते हैं -3.2 3.33 यही जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी की वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो डेवलप्ड इकोनॉमी -6% तक चले गए हैं। इससे हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पे आ चुकी है, ठीक है। अब हम यदि हम जीडीपी को परसेंटेज के आधार पर बात करते हैं, ईयर बाय ईयर की बात करते हैं, तो देखिए ग्रेट लॉकडाउन 2020 में क्या हुआ और ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस हमारा 2009 में हुआ था, ठीक है, उसके दौरान क्या हुआ। तो सबसे पहले हम जैसे उस समय अमेरिका की बात करते तो अमेरिका जो था आपको -6% अभी चला गया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2020 के जो अभी क्राइसिस कोविड-19 का चल रहा है, तभी अमेरिका जो है -6% चला गया है, ठीक है। और यूरो एरिया जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री लगभग 7.25% तक माइनस में चले गए हैं, ठीक है। तो 7.75 माइनस में चला गया है वहाँ की इकोनॉमी। और यदि हम बात करते हैं जापान की अर्थव्यवस्था, तो जापान की अर्थव्यवस्था 5.5% निगेटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं चाइना, तो चाइना अभी भी देखिएगा तो मतलब पॉइंट समथिंग कर सकते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेके आता है। इंडिया जो है लगभग 1% पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर के अभी भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम 2009 के ग्लोबल क्राइसिस की बात करते हैं तो 2009 की ग्लोबल क्राइसिस में सबसे ज्यादा यदि फायदा हो रहा था तो इमर्जिंग कंट्री का ही हो रहा है, जैसे भारत और चाइना का हुआ। उस समय की बात है कि 2009 में चाइना जो था लगभग आप कह सकते हैं 9.5% इसकी पॉजिटिव रेस्पॉन्स था जीडीपी का। और भारत का उस समय जो था आपको लगभग 8.25% पॉजिटिव रेस्पॉन्स थी। तो देखिए ओवरऑल पूरी डेटा से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अभी की जो समस्या है उस समय की जो समस्या है, ये दोनों समस्याओं में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमारा 2009 में जो हमारा ग्लोबल क्राइसिस हुआ था उसमें था, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में हम बहुत मतलब कह सकते हैं पूर्ण रूप से संपीड़ित हो चुकी है वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था। इज इट ओके? तो अब देखिएगा क्या है यहाँ पर कहता है, रिपोर्ट में कहता है कि जो पेंडेमिक है इसे ना केवल रिसीड होगा बल्कि हमारा सेकंड हाफ ऑफ द इकोनॉमी जो होंगे ये भी इससे स्थिति मतलब स्थिरता की स्थिति में आ जाएगी, जिसके कारण बहुत सारी समस्या हो सकती है। बहुत सारी समस्या क्या हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं या फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वह इससे सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल मतलब फेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंटेनमेंट ऑफ थिंग्स हैं उसका भी एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो लेबर मार्केट पे पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण क्योंकि सप्लाई चेन तो हो नहीं रही, जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहे हैं, जब कंपनियां नहीं चल रही है तो मायने से सप्लाई कहाँ से होंगे। तो जब सप्लाई नहीं होंगे तो सोचने वाली बात है कि जो हमारे पास लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट का हम सप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो मतलब डेली वेजेस वर्कर हैं, ठीक है, उनको इसमें सबसे ज्यादा समस्या होने की स्थिति है। अब देखिएगा यहाँ तक कहता है कि ग्लोबल जो जीडीपी होगा वह लगभग बहुत नीचे गिरेगा। एडिशनली इसको दे रहा है कि 2020 में 3% जाने की संभावना है। लेकिन यदि ये 2020 से 2021 तक कोरोना वायरस की प्रभाव यदि वर्ल्ड में रह गया तो सोच लीजिए कि अभी जिस तरह से है, यदि मई तक ये समाप्त होता है, जून तक समाप्त होता है, तो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था -3% जाने की समस्या में आए। हमारा रिसेशन 3% जाएगी, डाउन 3% होगा। लेकिन यदि ये 2021 तक इसका प्रभाव यदि रह जाता है और यदि कोरोना को 2021 तक वर्ल्ड से नहीं समाप्त किया जाता, क्योंकि कोई एक देश से हटा देने से सबसे पहले याद रखिएगा कभी वर्ल्ड की विजय नहीं हो, कभी भी कोरोना नहीं हटने वाला। जब तक कि कोरोना को विश्व के हर देशों से, हर क्षेत्रों से इसे इरेडिकेट नहीं कर दी जाती, वी कांट से दैट वर्ल्ड गॉट द विनिंग प्राइज अपॉन कोरोना बिसाइड कोरोना। तभी हम कह सकते पूरे वर्ल्ड जब तक इसकी चंगुल से नहीं निकल जाते तब तक वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हम कभी भी पटरी पर लाने की
प्रयास भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस आधार पे 2020 में तो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था -3% रिसेशन की ओर जाने वाली है, ठीक है। लेकिन यदि 2021 तक रहता है तो इसमें एडिशनली आप 8% और जोड़ लीजिए। इट मीन टू से वी कैन से फाइनली दैट इफ इट कैन बी अकर्ड टिल 2021, इट मीन टू से वर्ल्ड इकोनॉमी विल फेस द रेसेशन ऑफ 11% फॉल डाउन। तो इससे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था लगभग 11% रेसेशन में चला जाएगा, जिसको कवर करने में 50 साल लग जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। और आपको मैं कुछ इसमें बता देता हूं, ठीक है। जैसा कि ये पूरी की पूरी जो आपको कोरोना वायरस की स्थिति से दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको से आप बचने के लिए कुछ हमारा IMF और खासतौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, इन्होंने कुछ इस पे डायरेक्शंस भी दिए हैं। डायरेक्शंस क्या है कि अपने वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हम कैसे पटरी पर लाएंगे या कैसे हम सही करेंगे, इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। वो सुझाव सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले हम अपने हेल्थ जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, हेल्थ जो हमारी सिस्टम है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, डेवलप करें, ठीक है। क्योंकि अभी की स्थिति में जिस तरह से भी समस्या आई हैं, ये सारे के सारे समस्याएं कहीं ना कहीं लैकनेस ऑफ डॉक्टर्स, स्कार्सिटी ऑफ डॉक्टर्स, स्कार्सिटी ऑफ डिफरेंट मेडिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, तो इसका एक बहुत बड़ा समस्या वर्ल्ड के सामने आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये IMF के द्वारा जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा, यह सार्थक है कि यदि हमें इस तरह के भविष्य की चुनौतियां यदि आती है और भविष्य की ऐसी चुनौतियों से यदि हमें बचना होगा, तो इस तरह की चुनौतियों से बचने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ केयर को डेवलप करनी होगी, हेल्थ फैसिलिटी को बहुत अच्छी करनी होगी। दूसरा वो उन्होंने बताया कि डायरेक्ट पेमेंट्स ऑफ टू फैमिली, इट मीन टू से अभी जितने भी खास तौर पे हम डेली वेजेस वर्कर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हंगर का शिकार कौन हो रहे हैं, वही हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो अपर हैं, ठीक है, वो अपर हैं, जो लोअर है वो हर, और इसमें सबसे ज़्यादा यदि भी प्रभावित हो रहे हैं तो वो जो मिडिल लो इनकम वाले हैं, ठीक है। तो सरकार उसका कॉन्सेप्ट है, उनका डायरेक्शन है कि सबसे पहले जो सरकार मदद पहुंचा रही है, फाइनेंशियल कह सकते हैं, जो मदद पहुंचा रही है, तो फाइनेंशियल मदद जो है एक चैन के द्वारा नहीं बल्कि डायरेक्ट उस इंसान तक पहुंचाए, जिससे कि उसमें एक स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है, और उस स्टेबिलिटी को उसका इस्तेमाल कर सके। इज इट ओके? तो सबसे पहले डायरेक्ट पेमेंट टू द फैमिलीज दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स लाइक scarcity, lackness of food, drinking water and different types of things which is the basic needs for the people, ठीक है। तो उनका यदि वो लैकनेस महसूस कर रहे हैं, ये चैलेंज उनको है, तो सबसे पहले वहां तक सरकार पहुंचा दे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देता है कि शॉर्ट टर्म लोन फॉर बिजनेसमैन, यानी जितने भी छोटे छोटे हम कह सकते हैं मीडियम या स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इनको चलाने के लिए सरकार इन पे कुछ इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, ठीक है, और कह सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, उनको लोन प्रोवाइड करें, जिसके द्वारा वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखें तथा जो छोटे छोटे जो कम मात्रा में जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करें, ठीक है। तो इस स्थिति के द्वारा ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हम एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। और ये सारे के सारे जो होंगे, इसे हम कह सकते हैं जो अपनी इकोनॉमी को हम बूस्टअप करने में एक सकारात्मक कदम उठाना तथा सकारात्मक प्रभाव तथा लाभप्रद हासिल करने में इसमें हम बहुत ज़्यादा काम होंगे, जिससे कि लोगों की जो लिवलीहुड होती है, स्टेबिलिटी होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, तथा गवर्नमेंट के प्रति उनकी जो एक कंसिडरेशन थॉट होता है, वो सारे में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को यदि मेंटेन कर लिया जाती है एज पर द इंस्ट्रक्शन विच हैज बीन गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इट मीन टू से वर्ल्ड इकोनॉमी will be stable as soon as possible. Okay my dear guys, तो इसके साथ आपका ये लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ। अब हम दूसरा एपिसोड लेके आएंगे जो होगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2020, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए और आगे के लिए आप थोड़ा वेट करें, मैं उसको भी कल अपडेट कर देता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।